तब जी। पोप समझते थे कि हम देश को बांट सकते हैं, दुनिया को बांट बांट सकते सकते हैं, इसको चाहे दे दें। तो स्पेन और पोर्चुगल के बीच में उन्होंने बंटवारा कर दिया कि पश्चिम में आप जाइए, पूरब में आप जाइए, जो पाइए, अगर वो क्रिश्चियन लैंड नहीं है तो उसको आप कब्जा कर लीजिए, वो आपका है। हिंदू और मुस्लिम का न सुल्तानों के समय, न मुगलों के समय और न अंग्रेजों के समय में कभी भी कोई सिंथेसिस होने का भी नहीं हुआ। जी। जो उस वक्त लीड करते थे अपनी अपनी कम्युनिटीज को, दे नेवर फेल्ट कि हम एक हो गए हैं। कि हम कैसे एक हो सकते हैं। जो हमारे हीरो हैं वो आपके जो है दुश्मन है। बिल्कुल। वहां पर हिंदू फोर्सेस को लेके आप लड़ नहीं सकते हैं, मुस्लिम्स की जरूरत हो गई आर्मी के अंदर। तो आप पाएंगे कि कैसे मुस्लिम रिक्रूटमेंट पॉलिसी वगैरह सब चेंज हुई और पंजाब से और नॉर्थ वेस्ट से जो है वो भारी संख्या में और मुस्लिम्स का रिक्रूटमेंट आर्मी में बहुत ज़्यादा होने हुआ in order to take them to fight in the Middle East to protect the oil. नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट किताबी बातें, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम प्रयास करते हैं भारत को और दुनिया को समझने का किताबों के माध्यम से। दोस्तों, कहा जाता है भारत भूमि युगे युगे, यानी कि भारत एक देश, एक राष्ट्र, एक संस्कृति हमेशा रहा है। चाहे हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की लेक या बात करें आज के एआई एरा की। जैसे भारत भूमि हमेशा रही है, भारत की संस्कृति, कल्चर हमेशा रहा है, ऐसे ही भारत की बात करते हुए एक और मुद्दा है जो हमेशा अलाइव रहा है। वो है भारत का इंडिपेंडेंस, भारत का फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का पार्टीशन। बहुत सी किताबें, बहुत से विद्वानों ने इस विषय पर लिखी हैं, बहुत सी किताबें चर्चित रही हैं। तो जब भी एक नई किताब आती है तो जो मेरे जैसे लोग जो बहुत किताबें पढ़ते हैं और इस विषय पर काफ़ी पढ़ चुके हैं, उनके मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है कि अब नया क्या आएगा, इतना कुछ तो लिखा जा चुका है। ऐसा ही मैंने सोचा था दोस्तों, जब मैंने बुक ली थी कॉलोनाइजेशन, क्रूसेड एंड फ्रीडम ऑफ इंडिया, अ सागा ऑफ मॉन्स्ट्रस ब्रिटिश बारबेरिज्म अराउंड द ग्लोब। ये किताब लिखी है सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जी ने। और जैसा मैंने कहा कि मैं ये सोचता था कि क्या नया लिखा जा सकता है, इस किताब को पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मुझको ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत कुछ ऐसा है जो आज तक नहीं लिखा गया, और एडवोकेट राकेश द्विवेदी जी ने इसमें उन चीज़ों के बारे में बताया। बहुत से ऐसी चीज़ें जो और इतिहासकारों ने नहीं लिखी, ये एक भारतीय होने के नाते हमें नहीं पता थी, इस बुक में आपको मिलेंगी। भारत के इतिहास में रुचि रखते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में रुचि रखते हैं, ये एक वो किताब है जो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। और मेरे आज के गेस्ट राकेश द्विवेदी जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से, जो कई दशकों एक्सपीरियंस रखते हैं लॉ में, आज मेरे गेस्ट हैं और उनके साथ हम चर्चा करेंगे इस किताब की। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है किताबी बातों में। तो सर, आप एक एक्सपीरियंस लॉयर हैं, मैनी डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस प्रैक्टिसिंग लॉ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नॉट एट ऑल अनकॉमन फॉर लॉयर्स टू राइट बुक्स, बट मैं जानना चाहता था, एक लीगल माइंड हैं आप और इतना आपका एक स्टेलर रिकॉर्ड रहा है, इंडियन इंडिपेंडेंस पे लिखने का ये आइडिया कैसे आया? So, मेरा ये यकीन है, विश्वास है कि हर वकील को भारत की आज़ादी का, दोनों का इतिहास जानना अति आवश्यक है। और वो इसलिए कि कोई भी देश अचानक तो उत्पन्न होता नहीं है, इसका अपना एक निर्माण होता है, उसकी एक अपना एवोल्यूशन होता है। काफ़ी कुछ उससे हम लोग वाकिफ भी हैं, पर एक सामान्य और जनरल तरीके से। तो जब वकील का सारा बुनियाद भारत के संविधान से शुरू होता है, और संविधान सभा आज़ादी के बाद बनी, जी। बल्कि यूं कहिए कि दिसंबर 1946 में ही बन गई थी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। तो संविधान सभा कैसे बनी, कौन लोग थे उसमें, कैसे वहाँ चर्चाएं हुई, कैसे विभिन्न स्तरों पर संविधान की धाराएं बदलती गईं, और
उसका जो आज स्वरूप है, जो 1950 26 जनवरी में स्थापित हुआ, वो कैसे बन के निकला। जी। और ये अगर हम सन 47-46 से भी शुरू करेंगे तो मेरे समझ से पर्याप्त नहीं है वकील के लिए। जी। उसको यह भी जानना पड़ेगा कि हम क्यों कर पहले सुल्तानों के गुलाम बने, जी। मुगलों के गुलाम बने, फिर अंग्रेजों के गुलाम बन गए। तो आखिरकार कहीं कुछ कमजोरी हमारे अंदर रही होगी, हमारे समाज में, हम लोगों में, कि ये जो भी आते थे ये मुट्ठी भर होते थे जी। और हम करोड़ों लोग जी। उसका मुकाबला। ये हम नहीं कह रहे हैं कि लोग लड़े नहीं हैं, महान इतिहास है, तमाम लोग, तमाम राजा, तमाम लोग, तमाम आंदोलन हुए, किसानों के आंदोलन हुए। वह सबकी जानकारी जब तक हमें नहीं प्राप्त होगी, और ख़ास तौर से जब अंग्रेज़ों के समय में हम आते हैं, तो जो संविधान, एक संवैधानिक कानून, संविधान तो नहीं था बट ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत संवैधानिक कानून भारत के लिए बनाए जाते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 से 19 तक, फिर 1935, और फिर पूरा जो प्रयास हो रहा था जी। कैबिनेट मिशन के तहत। तो ये सब कुछ जब तक वकील लोग जानेंगे नहीं, हमारे बड़ी भारी कमी है। जो कानून की शिक्षा देने वाले विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, जब हम भी पढ़ते थे लॉ फैकल्टी दिल्ली में, तो लीगल हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है वो ये कि कैसे दीवानी अदालत बनी और कैसे फौजदारी की अदालत बनी, फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट उनके तो उस वक्त बना, फिर चार्टर्ड हाई कोर्ट्स कैसे बने। सो वो जुडिशल हिस्ट्री, राइट। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जुडिशल हिस्ट्री एक अलग से, एक अलग धारा बह रही है, जिसका कि कोई सरोकार, कोई संबंध जो कॉलोनाइजेशन हुआ है देश का, जो हम उपनिवेश बने अंग्रेजों के, जी। तो उस शासन से, उस शासन के प्रति विद्रोह से कोई सरोकार नहीं है। नहीं। आखिरकार जो इतने आंदोलन होते थे उसकी वजह से रॉलेट एक्ट बना। जी। सो ये कनेक्शन जो है, इंटर कनेक्शन, जो इंटरप्ले है, तो वो जानना जरूरी है। सो ये एक भावना बड़ी प्रबल थी। जी। मगर मौका मुझे तभी इस पर लिखने का जो प्रेरणा तभी प्राप्त हुई कि मैं एक ग्रेट गेम पढ़ रहा था किताब। जी। तो पीटर हॉपकॉक जी। की अंग्रेज और रशियन गवर्नमेंट सेंट्रल एशिया तक कब्जा कर चुकी थी, राइट। और अंग्रेज को ये बराबर भय रहता था कि वो कहीं हिंदुस्तान पे, और वह एक बड़ा भारी कारण था कि कलकत्ते से आज राजधानी दिल्ली 1911 में जो बनी, तो किस तरीके से ये, और उसको लेकर के 3 एंग्लो अफगान वॉर्स हुई। यानी अफगानिस्तान रशिया की तरफ न टिल्ट कर जाए, उसको अपने तरफ रखो। ये तभी की बात है जब ड्यूरैंड लाइन बनाई गई ये थी। सारी सब जी। प्रक्रिया ये उसी समय से हो रही थी। जी। तो उसको पढ़ने के बाद तब ये जागृति हुई कि भाई आप और कुछ क्या हो रहा था राइट। भारत में। तो उसी वक्त हमने मेजर ब्राउन का भी पढ़ा। जी। भाई आप क्यों रेबेल कर रहे हैं। तो अब यूँ समझिए कि ये इसको ट्रेस करते करते पीछे जाते हुए कुछ अंग्रेज़ों इतिहासकार हैं, उनकी किताब भी पढ़ने के बाद ये लगा कि हिंदुस्तान तो साहब कोई इतिहास ही नहीं था, और हमने तो कुछ कब्जा किया नहीं। हिंदुस्तान में तो आक्रमणकारी ही राज करते रहे हैं, और उसमें आर्यंस को भी उन्होंने आक्रमणकारी बताया कि पहले वो आए, फिर वो आए, फिर वो आए। फिर जब वैक्यूम हो गया था, मुगल कोलैप्स हुआ, तो हमने कब्जा कर लिया।
हम नहीं करते तो फ्रेंच कर लेते। बिल्कुल। तो उस टाइम एक ब्रिटिश और फ्रेंच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे जब हाँ, मतलब ये ब्रिटिश सभी राज लोग यहाँ पर राइट मौजूद थे, जिसमें बिल्कुल अंततोगत्वा ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये रह गया कि कौन डोमिनेंट हो जाएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो फिर ये जिज्ञासा हुई भाई यहाँ ये आए क्यों सब लोग इस तरफ, कहाँ फ्रांस है कहाँ उधर है, ये इधर कहाँ चले आए। तो होते होते थे साहब वो पोर्चुगीज के बीच की चेन जो है, वास्को ड गामा क्यों कहाँ के हैं क्यों आए हैं। तो कोलंबस और वास्को ड गामा का जो आरंभिक वॉयज थी, जी जब वहां पहुंचे 1492 में जो शुरू हुई 15th सेंचुरी के एंड में, तो ये हुआ साहब कि वो स्पेन में भी 600 साल से राज कर रहे थे इस्लामिक फोर्सेस। राइट तो उस वक्त ये फिर कि कैसे भाई स्पेन में कभी कब्जा हो गया इनका, तो जाहिर तौर पे वो इस्लाम, और जब इंडिया हिंदुस्तान के पीछे इतिहास में गए तो ये पता चला कि हिंदुस्तान का तो रोम से और सीरिया से और उससे बहुत पहले से हैं जी ट्रेड पर्शिया से चलता था और समुद्री रास्ते से भी होता था, और उस वक्त हिंदुस्तान डोमिनेट करता था इंडियन ओशन को। हम वेस्ट में भी गल्फ तक जाते थे और हम मलय आर्किपेलागो में मलेशिया की तरफ उधर भी चाइनीज प्रोडक्ट भी हमारे थ्रू पहुंचता था वहाँ। था। तो बहुत कनेक्टेड था भारत उस समय भी विश्व खास से। तौर से हमारी स्पाइसेस, जी तो स्पाइसेस तो हमारी ये है कि आप पूरे वेस्ट में चले जाएंगे, उनकी कोई भी उनका खाना आप खाएंगे, कोई भी क्यूजीन खाएंगे तो उसमें आपको पेपर और नटमेग और ये सारी चीज़ें, शराब पियेंगे तो प्रिजर्वेशन में उनको सब चीज़ चाहिए। सो दे आर, हम उनकी ज़बान पे हिंदुस्तान बसता है। करेक्ट। सो वेस्ट के, तो ये सारा जब हुआ करते करते वहाँ तक बात पहुँची, क्योंकि इस्लाम के पैदा होने से ये रेड सी और इंडियन ओशन और गल्फ जो है वो अरब के कंट्रोल्स में चला गया। करेक्ट। तो जब उनके कंट्रोल में चला गया तो जो रोम का ट्रेड इधर सब हो रहा था, वो ये वेस्ट की क्राइसिस पैदा हो गई। जी यद्यपि ये वो समय था जब वेनिस और हैब्सबर्ग वहाँ के दूसरे जो बिजनेस सिटीज थी, वहाँ वहाँ के जो मेन हाउसेस थे बिजनेस के, उनका ग्रोथ भी हुआ क्योंकि वो अरब्स के थ्रू ऑपरेट करते थे, and they were totally dependent on what was happening, but they wanted badly to recover Spain from the Islamic forces and to recapture this route of trade and communication. तो हम देखते हैं कि वो इतिहास जब हम कहते हैं ब्रिटिश राज, वो कहीं ना कहीं पूरे जो ग्लोबल फैक्टर्स थे उससे प्रभावित था। वो एक रीज़न थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर जब आके संघर्ष कर रहे थे फ्रेंच के साथ, बट जैसे जैसे ग्लोबल फैक्टर्स बन रहे थे, दैट लेड टू ब्रिटिश रूल। सो जियो पॉलिटिक्स ही इससे पैदा हुई, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। बिल्कुल। इसके पहले फ्रांस और इंग्लैंड और डच, जर्मनी, ये सब यूरोपियन थिएटर में लड़ते थे आपस में। 80 ईयर वॉर, 100 ईयर वॉर होता था। मगर इसके बाद ये जो वॉयज हुआ है, तो एक तरफ वो अमेरिका के वहाँ पहुँच गए, तो आप पाएंगे कि देखिए कि जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो कोलंबस तो बहुत देर तक ये सोचता था कि यही इंडिया है, यही इंडिया जी। लिहाजा वो वेस्ट इंडीज, रेड इंडियन, यानी जो मिल रहे हैं वो इंडियन, मगर स्पाइस नहीं मिल रहा था उसको वहाँ। राइट बिल्कुल। मगर इत्तेफाक से जो मिला वो एक दूसरी कहानी वहाँ की बन गई, जो अमेरिका के रूप में बाद में उत्पन्न हुआ। और ये जो इधर अफ्रीका के नीचे से घूम के आए, तो ये इंडियन ओशन को इन्होंने पहले कैप्चर किया अरब्स के हाथ से, फिर गल्फ को उधर से इन्होंने अटैक करके कब्जा किया। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी समझ से जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं,
चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, उन्हें इसके बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए, बिल्कुल। जिसको कि उर्दू में आप कहेंगे इज्तिहाद और लैटिन में कहेंगे नोसिस नोसिस और हमारे संस्कृत में कहेंगे अनुवीक्षण। अनुवीक्षण, बिल्कुल। अनुवीक्षण इज सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है, जो इसका अर्थ है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल। तो ये करना जरूरी है। बिल्कुल। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अभी जो हमने चर्चा करी उसमें, कि ब्रिटिशर्स ने जब कॉलोनाइज करा था, उन्होंने जैसे अपने कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई करा, नेचुरल है कि अब रूल कर रहे हैं इतने बड़े देश पर, और ऐसा हम देखते हैं कि उन्होंने जब कॉलोनाइज करा तो उन्होंने इस तरह से दिखाया कि वो इंडिया पर एक तरह से एहसान कर रहे हैं, वो भारत की हेल्प कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन के खिलाफ लिखा। वो दिखाया कि वो हम बहुत एक पीड़ित सोसाइटी थे और हमारा कोई कोई हिस्ट्री ही नहीं थी, कोई हमारी आइडेंटिटी नहीं थी, और ब्रिटिशर्स ने एक तरह से भारत को आइडेंटिटी दी। भारत ने बहुत कुछ गलत था, समाज की संरचना जो कि हमारे रीति रिवाज थे, सब कुछ गलत था। ब्रिटिशर्स ने एक न्यू लीज ऑफ लाइफ दी। दूसरी तरफ जैसा आपने बुक के शुरुआत में बताया कि कितनी एक समृद्ध संस्कृति थी भारत की, आपने से शिपिंग का एग्जांपल लिया कि शिपिंग हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग थी ऑलरेडी। क्या आपको वजह लगती है कि एक इतने समृद्ध देश होते हुए हम गुलाम फिर कैसे बन गए? क्या खामियां रही होंगी उस समय के समाज में कि हम अंग्रेजों के गुलाम बने? तो भारत का जो विकास हो रहा था उस वक्त, वो सामंती था, जी फ्यूडलिस्टिक था। जी तो कई दौर ऐसे आए जहाँ पर कि बड़े साम्राज्य बने। सम्राट अशोक का था, चंद्रगुप्त मौर्य का था, समुद्रगुप्त थे, हर्षवर्धन, जी, साउथ में भी चोलास का, पांड्यास और सब। तो वक्त वक्त आते थे ये, इनमें आपस में भी लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो कुछ ही दौर ऐसे थे कि जब देशव्यापी, अगर भारत का जो आज की संरचना है उसके नजर से देखें तो उसकी व्यापकता को कवर करने वाले साम्राज्य पीछे भी बने हैं, और मगर जहाँ वो डिक्लाइन होता था उसका, वहाँ फिर जो है वो इंडिपेंडेंट जो सत्रप होते हैं या जिनको आप गवर्नर्स कहिए या जो ट्रिब्यूट्स देते रहते थे उनको, वो सब इंडिपेंडेंट किंग हो जाते थे। आपस की उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी विस्तार के लिए। सो जो हमारे अंदर डिविजन्स थे वो तो एग्जिस्ट कर ही रहे थे, मगर हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि अलेक्जेंडर की भी इंडस के वहां तक पहुंचने के बाद हिम्मत नहीं हुई पूरे देश को करने के लिए। जी। तो एक सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी कहीं ना कहीं आपके विचार में मिसिंग थी, कि हम एक समृद्ध देश तो थे लेकिन एक देश वाली फीलिंग की एक फ्लैग के अंडर अगर हम देखें हाँ, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। तो जैसे शिवाजी के टाइम था कि वो एक भारत को एक देश की तरह देखते थे, एक हिंदू पातशाही, लेकिन वो फीलिंग उतने सालों तक नहीं रह पाई और उसका ही फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। तो हमारे अंदर यूनिटी दूसरे फॉर्म में जरूर बराबर एग्जिस्ट। जो पॉजिटिव चीज थी कि जो हिंदू रिलीजन था, जिसको आप वैदिक रिलीजन कहिए या सनातन कहिए, जो भी उसके तमाम रूप थे, डिविजन्स थे, सेक्शंस, पूरे हिंदुस्तान में एक रिलीजियस और इकोनॉमिक यूनिटी बराबर एग्जिस्ट करती रही। जी, कोई भी राजा रहा हो, राजा लड़ रहे हों, सब कुछ कर रहे हों, मगर जो इकोनॉमिक ट्रेड वगैरह हो रहा था, क्योंकि आप समझिए यहाँ से अगर कोई सिर्फ स्पाइसेस नहीं जा रहे थे, जेम्स भी जा रहे थे, कॉटन भी जा रहा था, सिल्क भी जा रहा था, चीन का सामान यहाँ से लाके वहाँ जा रहा था। और उस जमाने में अगर शिप को जाना है तो 3-3, 4-4, 6-6 महीना लगता था। सो ट्रेडर्स का बड़ा भारी रोल था। जी,
और अगर आपको कोई लकड़ी कहीं से आ रही है, कारीगर कहीं पर काम कर रहे हैं, सिल्क कहीं से आ रहा है, बनारस में सिल्क की साड़ी बन रही है, तो ये इकोनॉमिक यूनिटी, जेम्स कहीं से निकल रहा है माइनिंग होकर के और उसकी रिफाइनमेंट कहीं और हो रहा है, आपका सैंडलवुड है या आ रहा है, तो ये तमाम जो सामग्री जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी, उसके लिए आपको ह्यूज फंड चाहिए। जी तो जो राजा थे और जो टेम्पल्स थे, हमारे टेम्पल्स जो है वो हमारे बैंक की तरह बैंक काम कितना करते हैं। होता है। जी सन्याल साहब ने भी इसका जी जी जिक्र किया, जी और भी इतिहासकारों ने किया है, डॉक्टर उपिंदर सिंह ने भी किया है। तो ये यूनिटी, इकोनॉमिक यूनिटी एक दिखाता है कि यहाँ से जहाँ से रॉ मटेरियल बन रहा है और जहाँ पर उसके कारीगर काम कर रहे हैं और फिर वो हमारे पोर्ट्स पर पहुँच रहे हैं और पोर्ट से पर शिपिंग जा रहा है, उसकी फाइनेंसिंग हो रही है। सो देयर वाज अ इकोनॉमिक यूनिटी विच वाज कंटिन्यूसली एग्जिस्टिंग, राइट इररिस्पेक्टिव कि कहाँ पर कौन राजा राज कर रहा है, लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। तो रिलीजियस और इकोनॉमिक यूनिटी की वजह से देश के अंदर इस कदर यूनिटी थी कि हम फाइटिंग स्पिरिट तो इनसे भिड़ने में सब इकट्ठा नहीं हो पाए, मगर वो लोग भी पूरी तरह से हमें मिटा नहीं पाए। जी बिल्कुल। तो एक सब सिर्फ जियोग्राफिक यूनिटी आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि शायद उस सेंस में नहीं थी और उसी का फायदा उठा के भारत एक गुलाम बना। अब अगर हम आते हैं ब्रिटिश राज पर, जो सबसे जो प्रोमिनेंट पीरियड स्टडी किया जाता है वो किया जाता है 1857 से 1947 तक। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको ब्रिटिशर्स ने सिर्फ एक म्यूटनी की तरह देखा, कि जो कई इतिहासकार अब कहते हैं और आपने बुक में जिक्र करा है, दैट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत को आज़ादी मिली 1947 में, यानी कि 90 साल बाद। इसमें कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, बीच में कई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ उभरी। कुछ जो मुख्य मुद्दे इसमें रहे, जो इवेंट्स रहे, जैसे एक था 1905 का बंगाल का पार्टीशन, उसके साथ साथ राइज ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि जैसा हमने कहा ही कि एक जियोग्राफिक सेंस ऑफ यूनिटी मिसिंग थी, तो बंगाल का विभाजन, नेशनलिज्म राइजिंग, जो हमारे बहुत से क्रांतिकारी आए, क्योंकि दो नैरेटिव हम देखते हैं चले, कि एक जो गांधी जी का नैरेटिव था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से आज़ादी लेंगे, और जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, वो इस विचारधारा से एग्री नहीं करते थे। तो ये जो मुख्य मुद्दे, उसके साथ साथ 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट, ऐसे बहुत, इसमें सब कौन से देखते हैं इस 1857 टू 1947 के सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स, और क्या उनका योगदान रहा भारत की आज़ादी में? इसमें इसके पहले कि हम इस बात पर अपना विचार रखें, आपकी इजाज़त से हम थोड़ा सा पीछे जा जी करके, क्योंकि जब मुगलों का अंतिम चरण था, जी मेरे हिसाब से जब शाहजहां की मृत्यु हो रही थी, जी बीमार पड़े थे वो, और औरंगजेब अपने भाइयों को परास्त करके राजा बन गए, तो औरंगजेब की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। कई सारे, न केवल इसलिए कि उनके प्रति बहुत सारे भ्रम हैं, जी बहुत अच्छा राजा था, जी जी उसने कुछ टेम्पल्स को भी इधर उधर दान किया है। मेरी समझ से मुगल का डिक्लाइन औरंगजेब से शुरू हो गया। औरंगजेब के समय ही मराठा का राज शिवाजी के झंडे के तहत जी स्थापित भी हुआ। आप इस बात को देखें तारीख पर ध्यान देकर कि इधर औरंगजेब ने बादशाहियत संभाली और उधर शिवाजी ने अपना राज स्थापित किया। 1980 में शिवाजी की डेथ होती, जी 1680 1680 में। जी सॉरी, शिवाजी एक बार भी स्वयं शिवाजी से लड़ने के लिए दक्षिण नहीं पहुंचे।
जो भी सिपह सलार उन्होंने वहां भेजे वो या तो मारे गए या हार के वहां से भागे भी। एक बार जयसिंह शिवाजी को लेकर के उनके दरबार में पहुंचे भी थे, मगर वहां से वो एस्केप करके जी वापस पहुंच के अपने सारे किले उन्होंने वापस ले लिए। औरंगजेब दक्षिण गए कब? जब शिवाजी की मृत्यु हो। मृत्यु होगी उसके बाद, बिल्कुल तब तक नहीं गए जब तक कुछ उनकी हिम्मत नहीं थी शिवाजी से लड़ने की। लड़ने की, बिल्कुल। और जब मृत्यु हो गई तो वो गए तब जबकि उनके लड़के अकबर ने राजस्थान में कुछ जीत प्राप्त करने के बाद अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया, तो वो उससे लड़ने के लिए तो वो भाग के उसने शरण ले ली संभाजी के साथ। 1684 में वो नीचे गए दक्षिण। 2 साल के अंदर उन्होंने जो वो वहां पर 2 शाही बचे हुए थे उनको भी खत्म कर दिया और अपने अधीन कर लिया वो इस इलाके को। 25 साल तक वो वहां पर लड़ते रहे मराठा से और उनको नहीं हरा पाए। नहीं हरा पाए, बिल्कुल। और होते हवाते वो बीमार होकर के बुढ़ापा आ गया उनका, और वो वहां से जब भागे हैं तो अहमदनगर में मर गए, लौट के आगरा नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंच पाए थे, करेक्ट। तो क्या मराठा जब शिवाजी नहीं थे तब भी मराठा को नहीं हरा पाए? वो राजा राम और शिवाजी की जो पत्नी थी और उनके जनरेशन उनके नेतृत्व में लड़ते रहे वो। और औरंगजेब ने जो वहां 25 साल गुजारे उसकी वजह से रेवेन्यू कहाँ से आएगा, फौज कैसे वहां रहेगी, उसके राशन खान पान कैसे चलेगा और कैसे फिर चलेगी फौज। तो जो उन्होंने रेवेन्यू वगैरह बढ़ाए बाकी जगह पर, तो पूरा उनका इकोनॉमिक सिस्टम जो है कोलैप्स करने लगा था। राइट। तो कुछ छोड़ ही कि नहीं गए, वो तो उन्होंने नष्ट कर दिया पूरा। एक भी ऐसी बात नहीं है, और एक किसको चंदा दिया किसको नहीं दिया दैट इज हार्डली इम्पोर्टेंट। आप हमारे बड़े मंदिरों को गिरा दीजिए और फिर छोटे इधर उधर कुछ दान कर दीजिए, तो आप उसको गिनाइए कि ये हो गया। बनारस तोड़ दिया आपने, यहाँ पर इसको आपने इस्लामाबाद बना दिया मथुरा में। तो वो किया क्या आपने? कल्चरल अटैक उन्होंने भी किया। मगर मराठास औरंगजेब के बाद इतना आगे बढ़े कि उन्होंने पूरा नॉर्थ में भी पहुंच गए वो। बिल्कुल। अगर जो मुस्लिम नवाब थे जी अवध के, और जो दिल्ली में वजीर नाम के राजा जो बने हुए थे वो थे, और उन लोगों ने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। उसी के पहले कुछ और मुस्लिम का पर्शियन लीडर जो था उसका रेड हुआ, और अहमद शाह अब्दाली को न्योता दिया गया कि हम तो खत्म हो जाएंगे अगर आप नहीं आए तो। नहीं आए तो पानीपत में लड़ाई हुई जी। अगर वो अब्दाली ना आया होता तो हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। मराठास के झंडे के नीचे राज हिंदुस्तान में, और ना अंग्रेज कर पाते ना कुछ कर पाते। सही बात। तो जब उस लड़ाई में मराठा भी खत्म हो गए तो अंग्रेज को अवसर मिल गया कि वो जो धीरे धीरे निबल कर रहे थे, पहले उन्होंने ट्रेडिंग फोर्ट बनाए, प्रेसिडेंसी बना रखी थी, तो फिर वो अपनी फौज लेके बिल्कुल बोले। तो ये इतिहास का बड़ा इम्पोर्टेंट मोड़ था जी, जो मराठास अब्दाली से हारे हैं जी, जिसकी वजह से ये बदला था। अब आपका सवाल जो आप पूछ रहे थे 1857 के बारे में, तो 1707 के जब औरंगजेब मर गए तो अंग्रेज लोग भी समझ गए कि अब यहाँ पर सेंट्रल फोर्स, मराठा भी हार गए थे, तो अब उनके लिए मैदान साफ हो गया था। राइट। तो उन्होंने अपनी जो कलकत्ता को पहले कब्जा किया, फिर पलासी, फिर बक्सर, होते होते उन्होंने जमींदारी दीवानी राइट्स जो प्राप्त किए। देखिए वो दीवानी राइट्स का बड़ा भारी
एक, क्योंकि इसके पहले ये जितनी विदेशी ताकतें थीं ये हिंदुस्तान से तमाम सामग्री ले जाते थे और सोना और चांदी दे करके सिक्कों से खरीदते थे। जी उनके पास हमें देने को कुछ नहीं था। हमारे यहाँ से चाहे हमारा सामान हो चाहे चीन का सामान हो वो सब ले करके वहां जाते थे। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि जब ये इनको दीवानी राइट मिल गया तो उन्होंने कहा अब हमको जरूरत नहीं सिक्के की, क्योंकि तो हम ये इन्हीं के पैसे से इन्हीं को खरीदे। राइट, करेक्ट। जो रेवेन्यू मिला इनको इससे उससे उनको खरीदेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज ये है यहीं से समझने की है कि जब ये मुगल कोलैप्स हो गया जी तो जो मुस्लिम एलीट था, दो तरह के मुस्लिम्स थे ना, एक तो वो जो कन्वर्ट होकर के, जी दूसरे वो जो जिनकी लीनियज मुगल साम्राज्य से, जो मुगल दरबार में, जो नवाब के दरबार में रहा करते थे। तो जो मुस्लिम एलीट था, नवाब तालुकेदार, ये लोग ऐसा गिरे कि कहाँ हम राज कर रहे थे, जी राज तो राज गया, अब हम हैं कहाँ, हमारा अस्तित्व क्या है, स्टैंडिंग नहीं है कहीं समाज में। हाँ। बिल्कुल। अब तो हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि थर्ड ग्रेड हो गए, सेकंड ग्रेड भी नहीं, थर्ड ग्रेड पहुंच गए। सो दैट इज वेयर दे स्टार्टेड थिंकिंग कि हम कैसे। तो एक समय ऐसा भी आया 1857 में इनकी आखिरी कोशिश थी। 1857 के पहले एक बरेलवी साहब थे जी जिन्होंने एक प्रयास किया था कि रणजीत सिंह के टाइम पर कि हम वेस्ट में जा करके उनको परास्त करके वहां पर हम मुस्लिम किंगडम बना लें छोटा सा अपना, मगर वो सब मारे गए वहां पर। तो उसको मारने के बाद ये इनका आखिरी प्रयास फिर से हुआ और उसमें कुछ नाराज जो भारतीय राजा लोग थे, रानी झांसी, तात्या टोपे और ये सब लोग, नाना साहेब, जी ये सब लोग भी मिल करके 1857 का हुआ, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, इसलिए विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। मगर 1857 के बाद ये एक ऐसा समय था कि यहाँ पर वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ जी और ये ऐसा दौर था जहाँ दोहरा प्रहार हुआ। एक तो हमारे कल्चर पे शुरू हुआ, जी तो मैकॉले और एक जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वुड्स, उन लोगों के निर्णय पर यह हुआ कि साहब यहाँ पर हम बिना मतलब पैसा खर्चा कर रहे हैं लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में शिक्षा दीक्षा के लिए सपोर्ट करने में, हमें अपना जो है वी शुड क्रिएट ब्राउन साहिब्स। यस तो उसमें मिशनरीज को भी बुलाया गया और तमाम कॉलेज ये जो आज हम देख रहे हैं, सेंट जोसेफ, सेंट मैरीज एंड जीसस मैरी, उस समय के वो सारे जो है वो एजुकेशन सिस्टम वाज चेंज्ड। अमेरिकन मिशनरीज और ब्रिटिश मिशनरीज और ये सारा कुछ जो है। यस तो एक हमारे कल्चर पे इतना प्रहार किया गया और बहुत से लोगों को पकड़ पकड़ के जिनको सपोर्ट किया गया, और जो बहुत धनी थे हिंदुस्तान में उन्होंने अपने बच्चों को भी वहाँ पर भेजा, नेहरू जी वगैरह सब खुद ही बाहर पढ़ने गए जी। तो वो सब एक तो ये हुआ और दूसरा इन्होंने, यद्यपि वहाँ पर फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, फिर भी इनके लंकाशायर और ये सब के जो कपड़े थे वो हमारे कपड़ों के मुकाबले इंफीरियर फिर भी नहीं कर पा रहे थे। वो इतना 71% टैक्स लगाया जी तब भी जो है वो, तो इन्होंने यहाँ पर बाय फोर्स हमारे स्पिंडल्स को और उन सबको तोड़ा, हमारी शिपिंग इंडस्ट्री को तोड़ा। ये कानून बना दिया कि साहब अब जो कैरियर ट्रेड है, यानी सामग्री जो यहाँ से जाएगी वेस्ट, वो केवल ब्रिटिश शिप में जाएगी। पूरी इंडस्ट्री ही खत्म कर दी तो उन्होंने। मतलब
जब आप एक ओशन को कंट्रोल कर लेते हैं, वो ओशन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Right. तो वो जब कम्युनिकेशन आपके हो गया, तो जैसे टोल लगाते हैं ना, आप हम नहीं जाने देंगे, टोल दीजिए, उस तरीके से ये। तो ये इन्होंने इसको नष्ट किया बाकायदा। तो ये सब कार्रवाई से हिंदुस्तान में उसका विद्रोह भी हुआ। Right. ट्राइबल विद्रोह, पीजेंट विद्रोह, वर्कर्स विद्रोह। तो ये बराबर 1857 में यद्यपि क्राउन रूल स्टैब्लिश हो गया है, फिर भी ये सब चलता चलता है। रहा, बिल्कुल। तो आपने जो कुछ बातें करी, जैसे ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बंगाल फेमिन, पार्टीशन, जो अलग अलग मुद्दे रहे हैं, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक अलग अलग एक्ट ऑफ पॉलिसी नहीं थे, ये एक पूरा जो ब्रिटिश का सिनिस्टर डिजाइन था अलग रूल करने, क्योंकि आपने किताब का टाइटल भी वैसे दिया, सागा ऑफ मॉन्स्ट्रस ब्रिटिश बारबेरियनिज्म अराउंड द ग्लोब। हाँ, सो ये अराउंड द ग्लोब जी। की बात जब करते हैं कि ये जो मिथ क्रिएट करते थे कि हम सुपीरियर हैं, जी, हर राजा अपने आप को एग्जॉल्ट करता है। बिल्कुल। उसके संगीतकार और उसके कविता करने वाले और सब होते हैं जिसको बार्ड्स कहते हैं, तो वो लिखने वाले आपको एग्जॉल्ट करेंगे, और जो आपके विरोध पक्ष है उसको आप दबाएंगे आप। तो ये मिथ क्रिएशन होता है। क्रिएशन होता है, मगर कॉलोनाइजेशन का जो पॉलिटिकल मैथोलॉजी थी, वो भी उसका हमने कनेक्शन दिखाया है जी, कि चाहे इन्होंने अमेरिकन, जिसको उस वक्त न्यू वर्ल्ड बोलते थे, वहां पर की सभ्यता को नष्ट किया और वहां पर किया, तो वहां पर भी उन्होंने यही कहा कि ये सब लोग निम्न कोटि के हैं, हम सुपीरियर हैं और अशिक्षित हैं, हम अनसिविलाइज्ड हैं, और इनको तो यहाँ तक बोला कि मार दिया तो इनका तो मरना मतलब उचित ही था। उचित ही होगा, बिल्कुल। तो जितना एक अमेरिकन राइटर है स्टेनार्ड, उसने अमेरिकन होलोकॉस्ट लिखा है। ये बहुत होलोकॉस्ट की बात करते हैं, जर्मन सेकेंड व्यूज के जो हुआ, व्यूज का, और उसने अमेरिकन राइटर है, उसने अमेरिकन होलोकॉस्ट लिखा है कि जो अमेरिका ने वहां पर सत्यानाश किया, जो अत्याचार किए, जो मारकाट किया, जो लूट किया, वो उसका 100 हिटलर बनेंगे तब समझिए उसके बराबर बिल्कुल होगा। वही चीज आप पाएंगे, हमने दिखाया है कि कैसे वही भाषा इनकी आयरलैंड में थी, बिल्कुल वही भाषा इनकी अफ्रीका में थी, और वही भाषा यहाँ पर थी। तो एक नैरेटिव जैसे हम कहते हैं, वो नैरेटिव बनाया गया ये है। इनका which I have tried to cover in this chapter of political mythology, कि कैसे ये इनकी कॉमन लैंग्वेज है। सो दिस इज पार्ट ऑफ वन चेन। करेक्ट। क्योंकि आज जैसा आपने नोट भी पहले किया है कि ये कोलंबस और इनके जो पोप ने इनको पेपल बुल्स जारी किए, जो उस वक्त का कानून होता था, पोप समझते थे कि हम देश को बांट सकते हैं, दुनिया को बांट सकते हैं, इसको चाहे दे दें। तो स्पेन और पोर्चुगल के बीच में उन्होंने बंटवारा कर दिया कि पश्चिम में आप जाइए, पूरब में आप जाइए, जो पाइए, अगर वो क्रिश्चियन लैंड नहीं है तो उसको आप कब्जा कर लीजिए, वो आपका है। तो दुनिया की खोज जिसे कहते हैं, लेकिन वो अपने ही प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए एक उनका प्रयास था, जो कोलंबस और वास्को डी गामा। मैंने पेपल बुल के और उसके जो लैंग्वेज को उसको एनालाइज करके दिखाया है कि ये तो कॉलोनाइजेशन, दैट्स व्हाई आई से कॉलोनाइजेशन क्रूसेड था। बिल्कुल बिल्कुल। और क्रूसेड इसलिए किया, क्रूसेड एक तरफ था, जिहाद दूसरी तरफ था जी। तो एक चैप्टर भी है क्रूसेड वर्सेस जिहाद। जिहाद, बिल्कुल। तो अब सर, जैसे आपने ये पास्ट की बात करी, अगर हम दोबारा आए इस एरा में 1857 टू 1947, ब्रिटिश बार्बेरिज्म की आपने बात करी, एक और जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपने ऐसे बुक में बोला है कि पाकिस्तान एक ब्रिटिश जियोपॉलिटिकल क्रिएशन था, और आपने काफ़ी डिटेल में जैसा लिखा है कि क्या क्या सिचुएशन थी ब्रिटिशर्स, एक रिजल्ट था वो ग्रेट गेम का, क्योंकि उनको एक जगह चाहिए थी जहाँ से वो अपना प्रभुत्व बनाए रखें, रशिया को आगे ना बढ़ने दें, जो ग्रेट गेम चला। तो आज अगर हम बोले कि पाकिस्तान बनने की वजह क्या मोहम्मद अली जिन्ना थे या सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में ही इस बात को आगे रखा था कि ये दो देश हैं, हिंदू मुसलमान अलग है, या ब्रिटिशर्स थे, या इन सब का एक मिक्स था, कि ये तीनों ही रीज़न थे, बड़े रीज़न थे जिसकी वजह से पाकिस्तान बना?
सो दो तीन बातें हैं। पहली तो ये कि हिंदू और मुस्लिम का न सुल्तानों के समय, न मुगलों के समय और न अंग्रेजों के समय में कभी भी कोई सिंथेसिस होने का भी नहीं हुआ। जी ये एक बड़ा भारी भ्रम कई इतिहासकार उसको करते हैं कि साहब ये अलाइंड हो गए, सिंथेसिस हो गए। मुगल को प्रिजर्व करना चाहते हैं जी क्योंकि वो समझते हैं कि आज का मुसलमान जो है हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो मुगलों से जुड़ा हुआ है। अगर हम मुगलों पर अटैक करेंगे तो मुसलमान खफा होगा राइट और संभवतः वोट का नुकसान होगा। तो ये एक गलत फहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है, और जो कि सैयद अहमद खान और उसके पहले शाह वली उल्लाह, ये जितने को हमने इसमें कोट करके दिखाया है कि उन सब का मत था। और यहाँ तक कि जो 1930 में इकबाल साहब, जी जो बड़े भारी उलेमा इकबाल शायर थे, जी अल्लामा इकबाल, उन्होंने स्पष्ट लिखा कि साहब न दीन इलाही से और न किसी कारण से कभी भी किसी मौके पर मुसलमान और हिंदू सिंथेसाइज कभी भी नहीं हुए। हमारे बीच से कुछ कन्वर्ट हो गए वो एक अलग बात है, मगर जो एलिट्स हैं जो उस वक्त लीड करते थे अपनी अपनी कम्युनिटीज को, दे नेवर फेल्ट कि हम एक हो गए, वी आर वन, राइट अस एंड दे, वी आर डिफरेंट। बल्कि उनका स्पष्ट मत था कि हम कैसे एक हो सकते हैं, जो हमारे हीरो हैं वो आपके जो है दुश्मन है। बिल्कुल जो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे लोगों के व्यवहार में, कल्चर में, जो कि अपोज है सब एक दूसरे से। बिल्कुल सो कभी यूनिटी इस किस्म से पैदा हुई नहीं। और दीन इलाही में का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसको लेके पता नहीं क्यों अकबर को वो उठाते चाहते हैं कि कुछ लोग हिंदू लोगों की राजपूत की महिलाओं से शादी हो गई, और कुछ उनके राजपूत के जो राजाओं के प्रिंसेस थे वो उनके दरबार में, उनकी फौज में शामिल थे। तो ये सब चीज़ तो बड़ी नगण्य हैं जी और इंसिडेंटल चीज़ें होती हैं। जब किसी को आप हरा देते हैं तो उसको आप हॉस्टेज करके रख लीजिए, या उसको प्यार से बना कर रख लीजिए, या कुछ आप शादी के रिश्ते बना लीजिए, दैट इज नथिंग। पॉइंट ये है कि न दीन इलाही और न दारा शिको किसी के उससे करने, उसको तो खैर उसके भाई ने ही मार दिया जी। और दीन इलाही कहाँ लागू हुआ? 31 मेंबर में एक आदमी बीरबल थे जो हिंदू थे उसमें, और 30 आदमी मुसलमान थे, और लागू कहीं नहीं हुआ वो। राइट सो पर्शियन को लेके कौन आया था? हुमायूं और अकबर 17 साल के थे जब हिंदुस्तान में हुआ। तो पर्शियन लैंग्वेज क्यों इम्पोज की गई? हमारे कल्चर पे अटैक करने के लिए, क्योंकि वो नेटिव लैंग्वेज तो थी नहीं भारत की। बिल्कुल कोई भी लैंग्वेज हिंदुस्तान के आप उठा लेते कहीं से। अगर आप यहाँ इतने बड़े रहने आए थे और वो थे, पर यू वांटेड टू इम्पोज। काफी अरसे तक अकबर के जमाने में जजिया लगता रहा, औरंगजेब तो पुराने ले ही आए उसको फिर से। तो ये सब किस लिए हो रहा था? टेम्पल्स क्यों तोड़े जा रहे थे, मेन टेम्पल्स? तो कभी भी यूनिटी नहीं थी जी। और इसलिए ये अंग्रेजों ने इसको समझ लिया 1857 के बाद कि अगर इन दो कम्युनिटीज को हम अलग अलग नहीं करके रखेंगे तो हमारा राज देर तक हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। तो दे हैड ए क्लियर पॉलिसी कि हमें इनको केवल डिवाइड ही नहीं करना है, बल्कि इन लोगों को बैलेंस करना है। इसलिए आप पाएंगे कि 1905 में जब उधर कांग्रेस बनी तो उन्होंने मुस्लिम लीग के बनाने का, कि कैसे बनी वो भी मैंने बताया इसमें। और उनको जो सेपरेट इलेक्टोरेट और आरक्षण जो दिया सीटों का काउंसिल्स में जी। और बाद में लेजिस्लेचर में, वेटेड था वो। यानी अगर हमारी पॉपुलेशन 10% है तो आपको हम 25% दे रहे हैं सीट, तो वो इक्वल नहीं हुआ, तो उसको वो बराबर पे लाना चाह रहे। राइट। और वही चीज सैयद अहमद खान भी कहते थे कि इंडिया इज लाइक ए ब्यूटीफुल ब्राइड, जिसकी एक आंख हिंदू है एक आंख मुसलमान है, यानी दोनों आंख को पैरिटी बराबर होनी चाहिए। ये पैरिटी का सिद्धांत वहां से ही हो गया था। और कांग्रेस में किसी को नहीं जाना है, मुस्लिम लीग के साथ मुसलमान को रहना चाहिए, कांग्रेस में नहीं शामिल होना चाहिए। तो दीज आर ऑल
एग्जिस्टिंग डिविजन्स जो थे इतने शार्प थे, और जाहिर है कि कॉलोनियल पावर जो देख रही है इसको वो डिवाइड fault lines were already there and British used it for their advantage, which eventually led to segregation and partition. So in a sense it was not a fault line which on account of the people of India. हमारी फॉल्ट लाइन तो हमारी दलित और उसकी कास्ट वाली थी जी, जो हमारे के अंदर जी, हमारी ये तो एक डिवीजन था, डिवीजन जो इन्वेजन हुआ था, मुस्लिम इन्वेजन सुल्तानेट के टाइम, ये उसके कारण से चलता चला आ रहा था। राइट। एक 600 साल का उत्पीड़न है उसका, वो डिवीजन तो एग्जिस्ट कर रहा है बिल्कुल। और एक और तीसरा बड़ा कारण ये था कि इसी समय ऑयल पैदा हुआ मिडिल ईस्ट में जी। तो मिडिल ईस्ट सडनली बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इस्लामिक था। वहां पर हिंदू फोर्सेस को लेके आप लड़ नहीं सकते हैं, मुस्लिम्स की जरूरत हो गई आर्मी के अंदर, तो आप पाएंगे कि कैसे मुस्लिम रिक्रूटमेंट पॉलिसी वगैरह सब चेंज हुई, और पंजाब से और नॉर्थ वेस्ट से जो है वो भारी संख्या में, और मुस्लिम्स का रिक्रूटमेंट आर्मी में बहुत ज़्यादा हुआ in order to take them to fight in the Middle East to protect the oil. Right. So First World War. Right. So once again, it was geopolitics which, in a way, determined, Yes. affected destiny of other nations, especially the nations which are under British control. एक चीज़ आपने बात करी, जब इलेक्ट्रेट की बात हो रही थी तो एक चैप्टर आपने डिवोट करा है दलित स्वराज, जैसे आपने बात करी। भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने संविधान लिखा, एक इम्पॉर्टेंट नेता के रूप में उभरे, दलितों का मसीहा कहा जाते हैं। उन्होंने भी दलितों की रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी, जो शायद जैसा आपने बुक में कहा कि शायद उतने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वैसा नहीं हुआ जैसे उनके प्रपोजल थे, क्योंकि जब मुस्लिम लीग ने इस्लाम के नाम पे कहा तो सिखों की तरफ से भी आया कि हमें भी एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हमें भी एक राष्ट्र मिलना चाहिए। दलितों को लेकर उस वक्त क्या हुआ, क्या डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयत्न रहे, और आपको क्या लगता है कहाँ तक वो आज़ादी तक कुछ सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए? इसमें कोई शक नहीं है कि दलितों के साथ अन्याय तो हो ही रहा था जी। उनका एक सब ह्यूमन एग्जिस्टेंस था, उसका बारे में सर्वविदित है, और उसे कोई छुपाने की जरूरत भी नहीं है। वो बेशक किसी समय में पैदा हुआ, मगर किस तरीके से ये हम वहाँ पहुँचे कि जहाँ एक बड़ी भारी संख्या के लोगों को हमने अनटचेबल बना दिया। बिल्कुल अनटचेबल क्या, हम गुजर रहे हैं तो आप 20 कदम दूर हट जाएंगे। केरला वगैरह तो ये है कि महिलाएं जो है ऊपर ब्लाउज वगैरह नहीं पहनेंगे। आई मीन इज कोई लिमिटेड, टेम्पल में आप नहीं जाएंगे, पब्लिक टैंक्स पे पानी नहीं पिएंगे। आई मीन देयर वाज हार्डली एनीथिंग व्हिच वाज नॉट डिनाइड टू देम। राइट। सो एंड डॉक्टर अंबेडकर बिलोंग टू दैट community, had seen that suffering, and fortunately he was helped by various forces and he was able to educate himself in England, and so और अच्छा उनको ज्ञान था। तो वर्ल्ड वॉर के बाद ही साउथ बरो कमेटी बनी थी फ्रेंचाइज तय करने के लिए, क्योंकि डिमांड ये भी एक होती थी ना, इलेक्शन आप 1919 एक्ट तो आ गया है जी, मगर फ्रेंचाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर बहुत नैरो होगी तो वोट करने वाले प्रॉपर्टी वाले हैं या शिक्षित लोग हैं, वो गरीबों में है नहीं। राइट। तो उन्होंने एक बड़ा भारी स्टडी करके साउथ बरो कमेटी के सामने रखा था कि भाई इसको आप लिबरलाइज करिए हम लोग के लिए। उनके अंदर ये विश्वास था कि हम ये सारी, अब हमारा उत्थान जो है वो कांग्रेस के मूवमेंट के साथ जुड़ के नहीं हो पाएगा, और कांग्रेस इज लेड बाय अपर कास्ट पीपल, द जमींदार, द लैंडलॉर्ड्स एंड सो ऑन एंड द कैपिटलिस्ट, सो वो उसको अकोमोडेट नहीं करेंगे। तो उनके
उनके ये विचार था कि हम अंग्रेज़ों से कोलैबोरेट करके ये कि हम दलितों को आप एक अलग सेक्शन बन जाए, विच अंग्रेज़ों को तो बहुत अच्छा है कि भाई एक और डिवीज़न पैदा हो गया है। अरब राजा हैं, मुस्लिम हैं और ये एक और डिप्रेस क्लास है। सो इट वाज वेरी वेलकम टू देम। तो जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो ये इनका डिमांड इन्होंने उठाया था कि सेपरेट इलेक्टेड हमारे लिए भी हो। राइट, जब आप सिखों को दे रहे हैं, मुस्लिम को दे तो रहे हैं, फिर तो उनको भी दीजिए। राइट, सो बिकॉज अगर वो उनका कहना था कि अगर हम हमारे लोग ही हमको वोट दें तब तो हमारे उचित नेता आएंगे, जी, पर अगर जॉइंट इलेक्टोरेट होगा तो जिसको बाकी लोग प्रभावित करेंगे, यानी वो उनका नुमाइंदा होकर के हमारे बीच रहेगा, सो रहेगा तो दलित, मगर वो हमारा ना होगा, राइट, ऐसा उनका मत था। बट हिज फाइट वाज कि आप जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इट मस्ट अकोमोडेट द फ्रीडम ऑफ दलित्स ऑल्सो, yes, अदरवाइज दिस फ्रीडम हैज नो मीनिंग फॉर द दलित्स। यहाँ पर आकर एक टसल कांग्रेस लेड बाय गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के जो डिप्रेस क्लासेस थे, यद्यपि अधिकांश दलित फिर भी नॉर्थ इंडिया वगैरह में सब कांग्रेस के ही साथ थे, जी, मगर वेस्ट में फिर भी और बंगाल में कुछ डॉक्टर अंबेडकर के इन्फ्लुएंस में थे और उनकी बात में बहुत दम था, और उसके फैलने से गांधी जी की विचार में जो आंदोलन है अंग्रेज़ों के खिलाफ वो कमज़ोर होता। राइट, प्लस गांव-गांव में झगड़े शुरू हो जाते, क्योंकि दलित कोई एक जगह तो ऐसा तो है नहीं कि वो बड़ी भारी संख्या में, कि वो भी बिखरे हुए हैं Scattered, गांव-गांव बिल्कुल, में। बिल्कुल, So that would be create bloodsheds in the, and his problem was also कि how to concentrate the energy of the entire population against the British, सबको लेके उनके खिलाफ करना है, करना था, इंक्लूडिंग कैपिटलिस्ट। राइट। अगर अपने एंड पे यूनिटी नहीं होगी तो फिर आगे हाँ। आप कैसे, बिल्कुल, तो बाकी चीज़ें बाद में हो सकती जी। हैं, ऐसा उनका। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एकदम फोरफ्रंट पे आ गया, और गांधी जी तैयार नहीं थे इसके लिए कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। और संभवतः अगर उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता कि हम आपको आरक्षण रोजगार वगैरह में एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो नौबत नहीं आती। मगर जब अंग्रेज़ों ने कम्युनल अवार्ड में उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया तो उन्होंने फास्ट किया येरावादा जेल में, तो पूना पैक्ट, जी, तो उससे बड़ी खटास हुई थी। पैक्ट तो हुआ, तो काफ़ी कुछ लिखा भी, व्हाट कांग्रेस हैज़ डन टू द दलित्स, अनटचेबल्स, यस, अनटचेबल, राइट, उसका जवाब भी राजा जी वगैरह ने दिया। बट देर वॉज लॉट ऑफ, बिकॉज इट वॉज इन माई व्यू इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब अंबेडकर तो वैसे ही दलित के नेता हैं, अब गांधी जी की जान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी हो गई कि अगर गांधी जी की मृत्यु हो जाती है वहां पर तो समझिए पता नहीं क्या हो जाता गांव गांव में। बिल्कुल, सो ही वॉज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर टू अग्री। ठीक। बट अल्टीमेटली जो कुछ भी प्राप्त हुआ डॉक्टर अंबेडकर को, उनका जो स्टेटस, जो उनका मान सम्मान, और जो उनकी बात कई मानों में संविधान में दर्ज की गई, वो आज़ादी के उपरांत ही हुआ। क्रांति हुई, बिल्कुल, सो इट इज ओनली द फ्रीडम विच प्रोवाइडेड हिम विथ ऑल दैट which he earned. जी। So he was undoubtedly a great intellectual and that was a great struggle within the struggle. बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए मेरे दो आखिरी सवाल हैं। एक ये कि जितना लिटरेचर लिखा गया है आज तक, और आपने भी जैसे अब ये बुक ली, काफ़ी जैसा मैंने कहा था कि बहुत ही वेल रिसर्च बुक है, क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर जो लिटरेचर है उसका फोकस जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है ज़्यादा फोकस पर्सनैलिटीज़ पे रहा है, ना कि इवेंट्स पे? और दूसरा ये कि जब हम कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, क्या हम आज भी डीकॉलोनाइज हो गए हैं, या कहीं ना कहीं आज भी बहुत से वेज में कॉलोनाइज्ड हैं? हमारे जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स, बहुत कानून, बहुत सी चीज़ें आज भी कॉलोनाइज्ड है। तो जो चर्चा
बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, मगर हम देखते हैं कि ज़्यादातर किताबें जिन्ना के ऊपर फोकस्ड। उन्होंने क्या किया, क्या जी। कहा, क्या नहीं किया, उनकी आलोचना या उनका समर्थन। पाकिस्तानी ऑथर हैं तो वो उसका समर्थन कर रहे हैं, जो से वो पार्टीशन जिन्ना चाहते थे कि नहीं चाहते नहीं थे, चाहते, या right. वो केवल बार्गेनिंग पॉइंट था, या रियली वो पार्टीशन चाहते थे, और या गांधी जी पर फोकस रहेगा, उन्होंने क्या किया, क्या विचार थे, और या नेहरू जी ने क्या किया। नेहरू जी ने स्वयं डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में लिखी थी। तो या पार्टीशन पर फोकस्ड है, राइट। पार्टीशन पे क्या कुछ हुआ, कितने उधर से मार के लाशें उधर गई, उधर से इधर आ रही है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स एंड ऑल दोस थिंग्स। कुछ एक अधिक लोगों ने ज़रूर कोशिश किया है लिखने की, पर मेरी समझ से जियो पॉलिटिक्स वास्को डिगामा और कोलंबस के ट्रैवल के बाद, और जो ये तमाम ईस्ट इंडिया कंपनीज यूरोपियन पावर्स की जो समंदर में आगे बढ़ी हैं, और इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट और हर जगह, तो ये दिस कन्वर्टेड रीजनल जियो पॉलिटिक्स, नेमली कि जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस और डच और जर्मन्स और ये आपस में जो लड़ रहे थे, जी, इटालियंस यूरोपियन थिएटर में लड़ रहे थे, बिल्कुल। लंबी लंबी लड़ाइयाँ, वो अब समंदर में भी हो रही है। सब आपस में यूरोपियन पावर्स आर फाइटिंग इन एवरीवेयर, in America, in Africa, in India, in Southeast Asia, in Middle East. Correct. So that is the creation of geopolitics. और that geopolitics ultimately किसी ने कहीं कॉलोनी बना ली, किसी ने कहीं कॉलोनी बना ली, और वो जो अफ्रीकन वॉर के बाद खास अफ्रीकन जो स्क्रैम्बल हुआ है जी, 19th सेंचुरी में, उसके बाद जर्मनी जो है सबसे एंड में एक पावर बन के उभरा है। सो दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिवीजन, दे वांटेड द रीडिविजन ऑफ रीबैलेंसिंग ऑफ पावर्स। करेक्ट। सो अब तो एक इम्पीरियलिस्ट वॉर की स्टेज इमर्ज कर चुकी थी। तो ये जियोपॉलिटिक्स जो पैदा हुई थी, इसके बाद से तो हम देखते हैं कि वो जियोपॉलिटिक्स गवर्न कर रही थी कि क्या होना है। Right. और हिंदुस्तान was the crown जो ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन, बिल्कुल। तो जेम ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, तो ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, यस। तो ज्वेल क्यों था? हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था which was not only colonized but it was converted into a colonizing machine. हमारे सिपाहियों को लेकर के आप दुनिया के हर कोने में लड़ रहे थे जी, और उनको कॉलोनाइज कर रहे थे। सो वी वर ऑल्सो, हमारी जो इंडियन फोर्सेस थी, दे वर असिस्टिंग एंड पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, राइट, एंड एडिंग एंड असिस्ट नॉट ओनली देम बट इंडेंचर्ड लेबर्स। यस, उसकी जिक्र बहुत कम होता है जी। वो उनको लेके अफ्रीका में गए हैं, वहां पर वो रेल की पटरी बिछा रहे हैं, केनिया तक पहुंचा रहे हैं, आगे जगह जगह। अभी प्रधानमंत्री गए हुए थे, उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ कैसे हाइफा में हमारे इंडियन सोल्जर्स लड़े थे जी, इजराइल की स्थापना के लिए। सो दीज वर द ज्वेल्स। सिपाही चले थे स्पाइसेस को लेकर के, कॉटन इम्पोर्टेंट हुआ, और फिर फाइनली जो है हमारे सिपाही। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट रहा कि एक बड़ी कॉलोनी से आपने और भी जगह अपनी कॉलोनीज को। ये जो जियो पॉलिटिक्स पैदा हो गई नाउ, मेरा ये अध्ययन से मुझे ये लगा कि जो लिखा गया है उसमें जियो पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो फोर्सेस हैं, जो बैलेंस ऑफ पावर है, उसके संदर्भ में व्यक्तियों के बारे में लिखना चाहिए,
व्यक्ति ज़रूर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं अपने अपने ढंग से, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे वो शांतिपूर्वक संघर्ष हो या रिवोल्ट हो पूरा, जी जैसे आईएनए का था। तो अब हिंदुस्तान की आज़ादी भी मेरी समझ से, हम हिटलर ने जो किया वो तो उसकी आलोचना तो होएगी ही, कोई समर्थन नहीं करेगा जो जूस के साथ किया, जी मगर अगर हिटलर ने अंग्रेज को तोड़ा नहीं होता और हिटलर और जापान और एक्सेस पावर्स ने अगर आईएनए को खड़ा ना किया होता, मदद किया होता सुभाष चंद्र बोस जी को, नेताजी को, तो जो सिपाहियों पर अंग्रेज का भरोसा था वो नष्ट हो गया। नष्ट हुई, बिल्कुल। सो ऑल दिस जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस अल्टीमेटली, और दो नए सुपर पावर पैदा हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बिल्कुल। अमेरिका और रशिया, रशिया, और ये पिट गया, ब्रिटेन का प्रभुत्व तो कम होता गया, बिल्कुल लगभग समाप्त हो गया समाप्त हो धीरे धीरे पूरा। अब तो वो एक पुछल्ला है अमेरिका का। बिल्कुल। तो इसके बिना, मगर फिर भी अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और ब्रिटेन मिल करके कैबिनेट मिशन का सक्सेस चाहते थे। उनका इरादा था कि हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदू और मुसलमानों को बैलेंस करके और साथ में राजाओं को तीसरा त्रिकोण बैलेंस संतुलन पैदा करके उनका राज, उनका कंट्रोल कॉमनवेल्थ के जरिए और मिलिट्री अलायंस के जरिए चलता रहे। ये कैबिनेट मिशन का प्रयास था, जो बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने कैबिनेट मिशन कर अगर मान लिया होता तो देश एक रहता। वो तो बिल्कुल ही देश को तोड़ने का ही, वो तो एकदम समझिए बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया होता। मतलब बंगाल और आसाम को लेके एक सेक्शन बनाया जा रहा था जी, और उधर पूरा पंजाब को लेकर के, यानी पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, बलूचिस्तान को लेके सेक्शन बी बनाया जा रहा था। अगर वो बन गया होता तो समझिए कि वो लार्जर पाकिस्तान गुड़गांव तक होता, दिल्ली के पास। बिल्कुल। तो वो तो बिल्कुल ही देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली बात थी। तो फॉर्चुनेटली इसीलिए जब आप उनका जो अंग्रेजों ने कागजात डिस्क्लोज कर दिए हैं अब जी, ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत 42 to 47 कैबिनेट मिशन का सारा उसमें जो मिलेगा आपको, तो कांग्रेस बड़ी असमंजस में थी। देश को एक रखा जाए, ये लार्जर पाकिस्तान बने या ना बने, कैसे देश एक भी रहे और पाकिस्तान लार्जर ना बने। तो जो ग्रुपिज्म और पैरिटी दो बड़े मसले थे जिस पर विरोध हुआ और ये फाइनली बातचीत टूट गई। तो ये तो एक पक्ष था। और रह गई बात पार्टीशन की, यहाँ पर भी मेरा ये मानना है कि पार्टीशन पे बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, पार्टीशन एक महत्वपूर्ण घटना थी, देश टूटा, मारकाट भी हुई, कश्मीर का युद्ध भी हुआ जी, मगर जो हिंदुस्तान को एक किया गया, यूनिटी ऑफ द कंट्री, भारत की एकता जो स्थापित हुई जो मजबूती से, वो उससे बड़ी कहानी है, बड़ी कहानी। उस पर कम लिखा जाता। तो जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी कि कहीं ना कहीं वो यूनिटी लैक कर रही थी, इसी वजह से ब्रिटिशर्स उस टाइम ना राज स्थापित कर पाए। 1/3 ऑफ द कंट्री वाज स्टिल अंडर द किंग्स। बिल्कुल। और माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाना बहुत बड़ी गलती थी मेरी समझ से, जिसकी वजह से विलंब हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज तो चाह रहा था कि किसी तरीके से दो चार बड़े बड़े जो राजा हैं वो उसके अधीन अगर बने रहेंगे तो वो वहां पर उनको अपने अंदर करके वो देश को किसी न किसी में वो कॉलोनी रहेगा, कंट्रोल करता रहेगा, चार्ज चलता रहेगा। तो मेरे तो समझ से माउंटबेटन के रहने से कोई विशेष लाभ हुआ नहीं हो, बिल्कुल नुकसान हुआ उससे, बिल्कुल। और जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर तीनों जाकर के उसने इस तरीके से योजना बनाई थी कि अक्टूबर 1946 में तीनों मसले बड़े बने रह गए। तो अगर सरदार पटेल नहीं होते, और नेहरू जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है पार्लियामेंट में 1952 में, उन्होंने बोला कि ये बड़ी भारी समस्या थी देश को एक करने की,
मगर किस्मत से हमारे पास एक आदमी था बड़ा, सरदार पटेल, जो मैंने कोट भी किया है इसमें। तो ये कहानी बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से और क्या समस्याएं थीं ये हुआ। बिल्कुल। तो ये इस पर फोकस होना ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथी बात जो है वो कि पार्टीशन, पाकिस्तान के जो कायदे आज़म बना दिया साहब जिन्ना साहब को, इतना लिखा गया है जिन्ना के ऊपर कायदे आज़म। जिन्ना तो पाकिस्तान बना ही नहीं सकते थे। बिल्कुल। जो 1945 के बाद पहला चुनाव कराया गया, दिसंबर और जनवरी 1946, दिसंबर 1946 और जनवरी 1947 में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का नेता, और अलायंस में उसकी सरकार बनी कांग्रेस और अकाली दल से के साथ। सिंध में वही हाल, केवल बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। कैसे जिन्ना पाकिस्तान बना सकते थे? कोई सूरत नहीं थी। सारा चुनाव जो है इस्लाम और पाकिस्तान है, और तब ये हालत थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर खान के, फ्रंटियर गांधी के भाई। कैसे बन जाता? कैसे तो जिन्ना की कोई स्थिति नहीं थी। जिन्ना तो उनसे कह रहा था कि आप तो जाइए मत अंग्रेज से, और या तो हमको पाकिस्तान बना के देके जाइए, चाहे छोटा दीजिए चाहे बड़ा दीजिए, मगर हमको पाकिस्तान दीजिए, पाकिस्तान बना करके दीजिए। तो उसकी कोई स्थिति, तो असली कायदे आज़म ब्रिटेन है, ब्रिटेन, जिसको कि चाहे कैबिनेट मिशन को देखें या पार्टीशन को देखें आप, तो वो एक तरफ नॉर्थ ईस्ट में एक बांग्लादेश है जो अब, और इधर दोनों फ्रंटियर वो चाहते थे ताकि रशिया, और इधर जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन बढ़ा रहा था, सो दे वांटेड टू प्रोटेक्ट। तो कॉलोनाइजेशन ब्रिटिशर्स चाहते थे कि चलता रहे, किसी न किसी तरह से उनका प्रभुत्व बना रहे, और जिसका हम देखते हैं कि आउटकम यही हुआ। भारत का विभाजन हुआ, जिन्ना ने जो चाहा वो मिल गया, और कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो भारत में चलते गए। तो सर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, किताबें बहुत लिखी गई हैं, और जब मैंने ये किताब पढ़ी थी, मेरे मन में भी यही था कि अब नया क्या लिखा जाएगा, इतना कुछ लिखा गया है। बट आपकी बुक पढ़ने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि वास्तव में हम बहुत कम ही जानते हैं। आपने कई ऐसे इश्यूज़ बुक में हाईलाइट करे हैं जो एक रीडर को नहीं पता होंगे। एक बिल्कुल नया तरीका मुझे लगता है देखने का है भारत के इतिहास को समझने का। तो और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये बुक मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा अगर आप हिस्ट्री बफ हैं मेरी तरह, और यदि आपको भी लगता है कि इस पर सब कुछ लिखा जा चुका है, तो ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि ये वो बुक है जो शायद इतिहासकारों को प्रेरित करेगी भारत की आज़ादी के इतिहास को, ब्रिटिश रूल के इतिहास को दोबारा से पढ़ने का, समझने का। राकेश जी, आपने किताबी बातों के लिए टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन थी। मुझे लगता है पॉडकास्ट नहीं, मैं इसे एक मास्टर क्लास ऑन इंडियन हिस्ट्री कहूँगा। और हालांकि किताब अभी आई है, पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इतिहास पर और लिखें ताकि हमारे जैसे लोग इतिहास को और अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।